नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं 12th हिंदी युवक भारती का पहला कविता नवनिर्माण। हमने इसका स्वाध्याय पहले ही अपलोड कर दिया है। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम हर चार चार पंक्तियाँ और उसका अर्थ देखेंगे। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। हमेशा की तरह हम कवि परिचय और बाकी की चीज़ें देख लेते हैं जो हर पाठ और कविता के शुरू होने से पहले दिया रहता है। इस कविता के कवि त्रिलोचन जी हैं। कवि यह उनके सम्मान में कहा जाता है। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के छोटे से गांव कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, याद रखिएगा। त्रिलोचन जी इनका साहित्यिक नाम है, यानी अपनी रचनाओं में इस नाम का उपयोग हुआ करते थे। यह कवि परिचय वाला पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी 2 या 4 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। त्रिलोचन जी हिंदी के अतिरिक्त फारसी और अरबी भाषा में भी निपुण थे। साथ ही वह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्यरत थे उस समय। इनकी रचनाएं नवयुवकों को प्रेरणा यानी नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली होती है। मोटिवेशनल पोयम होती है इनकी। इन पंक्तियों से हमें त्रिलोचन जी की चारित्रिक विशेषता के बारे में पता चलता है, उनके चरित्र के बारे में पता चलता है और इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी रचनाएं प्रेरणादायक, आत्मविश्वास से भरी होती है। महान कवि त्रिलोचन जी का निधन 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में हुआ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है कि अगर पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कि त्रिलोचन जी का निधन कब हुआ, तो आप आंसर लिखेंगे 9 दिसंबर 2007 को। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देश काल। आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बताते चलूँ, वर्ष 1982 में उनकी कृति ताप के ताए हुए दिन, इस कृति के लिए उन्हें साहित्य क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखते हैं विधा परिचय। तो यह कविता चतुष्पदी इस विधा में रचित है। यह विधा आपके लिए नई है, इससे आप पहली बार परिचित हो रहे हैं। यह भी एक प्रकार का छंद होता है चौपाई की तरह। इसमें क्या होता है कि जो पहली, दूसरी और चौथी यानी फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ लाइन होती है उसमें राइमिंग स्कीम तुकबंदी होती है। और इसे चतुष्पदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 4-4 पंक्तियों में विभाजित होता है। 4-4 लाइन से मिलकर एक पोयम बनता है, इसलिए इसे चतुष्पदी कहा जाता है। देखो, जैसा मैंने कहा था कि कवि परिचय पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है कि उनकी रचना किस विषय पर आधारित होगी। हमने इस कविता की शुरुआत में कवि परिचय पढ़ा था और यह अनुमान लगाया था कि यह कविता प्रेरणादायक होगी। तो यह कविता आशावाद दृष्टिगोचर को प्रस्तुत करती है, यानी कि इस रचना से हमें आशावाद का दृष्टिकोण यानी नज़रिया मिलता है। आज के समय में मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है, यानी कंपलसरी हो गया है। संघर्ष किए बिना कोई कुछ नहीं हासिल कर सकता, उसे कुछ नहीं मिलने वाला संघर्ष किए बिना। तो यह पूरी रचना हमें यह संदेश देती है कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए। हम कविता के अंत में कुछ कठिन शब्द भी देखेंगे जो अक्सर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं, उनका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो कवि परिचय, विधा परिचय, यह सब हो गया। अब हम देखते हैं कविता। मैं पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। तो प्रथम 4 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। उच्छ्वास यानी सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यहाँ कवि त्रिलोचन जी धरती माँ को संबोधित कर रहे हैं और अपने विचार उनसे साझा कर रहे हैं, अपने हाव भाव, अपने विचार साझा कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे धरती माँ, तूने जिस विश्वास और भरोसे के साथ मुझे यह जीवन प्रदान किया है, उसी कारण मैं गहरी सांस लेने में समर्थ हो पाया हूँ। मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, उसे संभाल कर रखूँगा। आज मुझे जो खुला आकाश दिया है आपने, उसी वजह से मुझे जीवन में आज़ादी का अवसर मिला और मैं इस अवसर का सदुपयोग करूँगा और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदैव प्रयास करता रहूँगा। तो प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। अगली 4 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में रिश्तों और प्यार के बंधनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए, उसे टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्यार के बंधन एक बार अगर टूट जाते हैं तो फिर नहीं जुड़ते। इसलिए हम चाहे कहीं भी रहें, आकाश में या धरती पर हमें कभी भी धरती यानी प्रेम के रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ प्रेम यानी धरती हो, तो हमें उसे निभाना चाहिए, निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए, सच्चे दिल से निभाना चाहिए।
यहाँ मैं रहीम जी के दोहे की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तब फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि ये जो प्यार का बंधन है उसे टूटने मत दो कभी भी, क्योंकि एक बार अगर ये टूट गया तो बहुत मुश्किल से ही जुड़ेगा, और जुड़ेगा भी तो उस रिश्ते में हमेशा दरार रहेगी, फूट रहेगी। तो मैंने दोहे की यह पंक्तियाँ बस उदाहरण देने के लिए बताई है, जिससे कि आपको इन 4 पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझ जाए। तो बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ, देखते हैं क्या है उनका अर्थ। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अर्थात सत्य की राह में, सच्चाई न्याय के मार्ग में कठिनाइयाँ बहुत है, कठिनाइयाँ बहुत आएगी। आपके दुश्मनों का घेरा भी है आपको रोकने के लिए, वह तैयार हैं, घात लगा कर बैठे हैं आपको रोकने के लिए। पर आपके पास दूसरा और कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई चारा भी नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। आपको हमेशा आगे बढ़ता रहना है, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई मार्ग नहीं है आगे बढ़ते रहने के अलावा। तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ यह था। तो अब देखते हैं अगली 4 पंक्तियों का अर्थ। अगली पंक्तियाँ है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। वह कहते हैं कि यदि कोई बलशाली व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, तो उसे अपने बल का सदुपयोग करना चाहिए। लोगों की आवाज़ बनकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहिए, किसी भी पीड़ित दुर्बल के लिए लड़ना चाहिए। उन्हें यह बल इन्हीं कार्यों के लिए मिला है, इन्हीं अच्छे कार्यों के लिए मिला है, ना कि किसी को सताने के लिए, किसी पे अत्याचार करने के लिए यह बल मिला है। तो इस प्रकार थी यह पंक्तियाँ, इनका अर्थ यह था। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह कहते हैं कि हमें अपने बल का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ, देखते हैं क्या है उनका अर्थ। अगली पंक्तियाँ दी गई हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं, जिस व्यक्ति को यह पता रहता है कि उसकी मंजिल क्या है, कहाँ है, वह सारी कठिनाइयों का सामना करता है, हर मुश्किल से लड़ता है, और एक दिन वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। और संसार में ऐसे ही लोगों का इतिहास कहा जाता है और सुना जाता है। तो कुछ इस प्रकार से था इन पंक्तियों का अर्थ। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अर्थात हमें प्रेम और नीति अर्थात नैतिकता, भलाई की राह पर चलना चाहिए। हमें अपने आपसी मतभेद और मनमुटाव को भुलाकर सभी के साथ नेकी के साथ रहना चाहिए। हमें प्रेम के मार्ग का अनुसरण करना है, अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ता रहना है, क्योंकि इस पर सभी का अधिकार है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इसलिए सभी से प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए, हमें प्रेम की राह पर चलना चाहिए, सभी को साथ में लेकर प्रेम की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर जीवन जीने में ही आनंद है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। गीति का अर्थ गीतिका होता है, यह एक प्रकार का काव्य छंद होता है। और कवि इस पंक्ति द्वारा हमें कहते हैं कि हम जिस प्रकार प्रेम भाव से कोई कविता, कोई गीत गाते हैं, उसी प्रेम भाव के साथ हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। तो इस प्रकार से था इन पंक्तियों का अर्थ। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ, देखते हैं क्या है उनका अर्थ। कविता की अगली 4 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। अर्थात समाज में परिवर्तन आ चुका है, इस दौर के समाज में परिवर्तन आ चुका है, बदलाव आ चुका है। अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और चलेंगे जीवन भर। जीवन की हर चुनौतियों का साथ मिलकर सामना करेंगे, संघर्ष करते हुए कांटों का ताज पहनेंगे। अर्थात हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, वो सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कवि कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों साथी हैं एक दूसरे के, वह सदैव साथ मिलकर रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। समाज का नवनिर्माण नर नारी के सहयोग से, बराबर के सहयोग से ही संभव है। आज के नर नारी मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ सभी को बराबर का अधिकार मिले, सभी को बराबर का सम्मान मिले, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव ना हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्री पुरुष समानता का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है।
तो यह था इन 4 पंक्तियों का अर्थ। अब कविता की चतुष्पदी की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। अंतिम 4 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। चतुष्पदी की इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि संघर्ष के दौर में संघर्ष करते समय व्यक्ति को अपने अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्व के लोगों का जीवन अच्छा लगने लगता है। उन्हें लगता है कि उनके पूर्व के लोगों ने उनकी तुलना में कम संघर्ष किया है, उन्हें कम संघर्ष करना पड़ा, उनका जीवन अधिक सुखमय था, उनकी तुलना में कम मेहनत में उन्होंने अधिक सफलता हासिल की, अधिक सुख सुविधा हासिल की। क्योंकि उस समय जीवन पथ के साथी बहुत अच्छे थे स्वभाव से और निष्ठापूर्वक साथ निभाते थे एक दूसरे के साथ। उनके बीच एक दूसरे के लिए प्रेम था, त्याग था और समर्पण था, जिसका आज के वर्तमान समय में अभाव है। आज ये हमें देखने नहीं मिलता, किसी के लिए त्याग प्रेम का भाव आज हमें देखने नहीं मिलता। फिर भी आज की वर्तमान की उपलब्धियाँ गौरवपूर्ण है, गौरव से भरी है, जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ियाँ करेंगी, आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन में कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्व के लोगों को भी सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि अतीत अर्थात उनके पूर्व के लोगों का जीवन भी अच्छा था, उन्होंने भी समाज के नवनिर्माण में सहयोग दिया, जिस प्रकार आज की पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी समाज के नवनिर्माण में अपना सहयोग दे रही है। तो यह था अंतिम पंक्तियों का अर्थ। मुझे आशा है कि आपको यह चतुष्पदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कविता के कुछ कठिन शब्द जिनका अर्थ प्राय विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। पहला शब्द है उच्छ्वास, यानी श्वसन प्रक्रिया, सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, उसे हम उच्छ्वास कहते हैं। उसके बाद है व्योम, तो व्योम यानी ये आकाश होता है। उसके बाद है सिद्धि, सिद्धि यानी कामयाबी पाना, सफलता। उसके बाद प्रीति यानी प्रेम और नीति यानी नेकी, नैतिकता का मार्ग। सहचर यानी साथ चलने वाला, सहभागी, हमेशा साथ रहने वाला, एक दूसरे का साथ देने वाला। अतीत यानी पूर्व का समय, भूतकाल का समय, जो बीत चुका है समय, उसे हम अतीत कहते हैं। तो यह थे चतुष्पदी के कुछ कठिन शब्द। अगर आपको और किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो इस प्रकार आज हमने नवनिर्माण यह चतुष्पदी देखा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई सजेशन देना है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम रस और उसके प्रकार देखेंगे, जो व्याकरण का एक टॉपिक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।